हेलो लर्नर। आज हमारे बीच हैं दिव्या श्रीवास्तव और आप जानते हैं हमारी सीरीज में जहां हम टॉपर्स के इंटरव्यूज लेते हैं और इस इंटरव्यू का एक बहाना होता है। असल में आपको ये दिखाना होता है कि हमारे जो सिलेक्शन लेने वाले लोग होते हैं वो किसी दूसरी दुनिया के नहीं होते, एकदम हमारे जैसे लोग होते हैं। और कैसे बस अ, किसी क्षण में उनकी मेहनत उनका साथ देती है और वो जो लगातार लगातार कई सालों का पोटेंशियल होता है वो निकल के आता है। वो फाइनली एक सिलेक्शन के रूप में सामने आता है, एक सफलता के तौर पर सामने आता है। तो आप अपने एजुकेटर्स मतलब आप अपने टॉपर्स से मिले, आप एग्जाम क्वालिफाई करने वालों से मिले। इसके लिए आज हमारे सामने हैं दिव्या। तो स्वागत करते हैं दिव्या हम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले तो आपसे हम ये पूछेंगे कि आप बीटेक हैं, आई थिंक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल उसके बाद ये पीसीएस वाला ख्याल कहाँ गया? सब तो वो टीसीएस वीसीएस और तमाम सारी कंपनियों में जॉब के लिए भागने लगते हैं। सॉरी, टीसीएस तो वो कंप्यूटर वाली है, मतलब आपकी अपनी फील्ड में टेक्निकल वाला छोड़ करके आपके मन में क्यों ख्याल आया कि नहीं हमको तो पीसीएस करना है? सर पहले तो मैं कोर में ही जाना चाहती थी, बट हाँ मतलब फिर मेरे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए जब मुझे पता चला कि जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो इसी सिविल सर्विस में ही होती है। जैसे हम पावर सेक्टर में भी हमारे पास इतनी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है कि हम कुछ मेजर चेंज ला सकें, चाहे वो पावर प्लांट हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी को लेके हो, चाहे वो एनर्जी में और अच्छे सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करने के हो। तो मुझे लगता था, फिर मुझे फील हुआ कि ये बेटर, तब मैंने ट्राई किया इसको। मतलब एक सिस्टम होता है ना टूल मेकिंग और एक होता है ओवरऑल ऑथराइज। तो आपका ऑथोरिटी वाला सेक्शन का जब था, मतलब मन यस उसमें था। ये बहुत बढ़िया यस ख्याल है। तो सबसे पहला ख्याल बच्चा ये होता है, आप सब हमारे लर्नर्स हमें सुनते भी चले और दिव्या की बातों से कुछ सीखते समझते चले कि जरूरी नहीं होता है कि आप जिस फील्ड में चले आए हैं आपको उसी फील्ड में जाना है। हमारे मन में एक बात होती है, कसक होती है जो हमें कहीं ले जाना चाहती है। आप जिस क्षण आप बीटेक कर लेने के बाद भी अगर ये सुन लें भाई हमें जाना है पीसीएस में, तो आप आ सकते हो। बस आपके वो दिव्या आपके सामने है उस बात की मिसाल के तौर पर। और गजब बात ये है कि दिव्या ने एक तो बीपीएससी भी क्वालिफाई किया है और यूपीपीएससी क्वालिफाई। जब मैं पढ़ाता हूँ कभी आप लोगों को तो मैं आपको बताता हूँ, बच्चे जब सफलताएं आती तो एक साथ दो तीन आती हैं और जब तक नहीं आती तब तक एक एक दो दो नंबर से बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, क्या आपने भी ऐसा फील किया कि ये फाइनल जो आपको ये सफलता मिली है इस जिसमें आपने यूपीपीएससी का इस समय आप ट्रेजरी के लिए जा रहे हैं, इसके पहले आपके कुछ ऐसे एग्जाम हुए होंगे जिनमें एक या दो नंबर से थोड़ी मुश्किल रह गई होगी? ऐसा कितनी बार हुआ होगा? सर मेरे साथ तो ये कई बार हुआ, क्योंकि सडन फील्ड चेंज था, टेक्निकल से हाँ, एकदम ह्यूमैनिटीज में आना। फिर आप हम मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं तो हम राइटिंग स्किल पे इतनी ध्यान भी नहीं देते हैं, नहीं हमारे ध्यान लिए बस देते। प्रूविंग और समथिंग होता है। तो उसमें मुझे बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा। हैंड राइटिंग पे भी हम पहले ख्याल नहीं रखते थे जब मैथ्स का पूरा बैकग्राउंड था, तो हाँ, वो उसमें बहुत तो बस ज्यादा। खाली हैंड्स प्रूव्ड सिंस प्रूव्ड हाँ से काम चल ये जाता था। यस सर। तो मुझे बढ़िया। काफी चेंजेस लाने पड़े अपनी राइटिंग स्किल पे, हैंड राइटिंग पे। प्लस यूपीएससी भी दिया मैंने, तो उसमें भी मेरे फर्स्ट प्री मेरा एक दो नंबर से नहीं हुआ, फिर नहीं, दो बार प्री हुआ तो मेंस मेरे रुके 20-30 नहीं नंबर हुआ। से। तो इस तरह से फिर पैरेलली मैं यूपीपीएससी भी देती हूँ, तो उसका रिजल्ट यूपीपीएससी में भी मिला मुझे, क्योंकि लगभग जीएस तो सब में आता है। तो हम्म। मुझे मतलब दिया मैंने एग्जाम्स काफी, बट ऐसी चीजें होती थी, लगातार इम्प्रूवमेंट करना पड़ा था मुझे अच्छा, तो काफी। वो फेस कभी ऐसा लगा हो यार बस इस बार दो नंबर से रह गए? वो फीलिंग क्या होती थी? मतलब ये तो जब रिजल्ट आ जाता है और हम फाइनल हो जाते हैं तब की फील अलग होती है, लेकिन उसके जस्ट पहले वाली फीलिंग जब हम कभी एक दो नंबर से रह जाते हैं उस समय आप कैसा सोचते थे, क्या ख्याल आता था? बेकार है, बहुत मेहनत कर ली, ऐसे कभी ख्याल तो वो गिव अप टाइप वाले नहीं आते? गिव अप टाइप वाले ख्याल तो नहीं आए सर मुझे, क्योंकि मुझे बहुत लगा बढ़िया। था कि अगर मैंने इतना टाइम दे दिया है तो मुझे लेना तो है इस फील्ड में, तो वो फीलिंग नहीं आई मुझे। बट हाँ, स्टार्टिंग में मैं यूपीएससी पे ही फोकस थी 2 साल। बट फिर जब वहां पे लगा मुझे कि मुझे यूपीपीएससी भी देना चाहिए, तब मैंने बस थोड़ा सा पैरेलल एग्जाम्स, नंबर ऑफ एग्जाम्स बढ़ा दिए, बट गिव अप करने का ख्याल नहीं है।
बहुत बढ़िया। असल में ये सवाल पूछने का मेरा मन था, कई बार होता है जब बच्चे 2 साल 3 साल 4 साल तैयारी कर लेते हैं, उसके बाद उनके मन में आता है सर हो नहीं रहा है, 2 नंबर से ज्यादा, आप ये नहीं करेंगे। तो आप सबके लिए जो हमारा और दिव्या का इस समय इंटरव्यू देख रहे हैं वो जाने कि दिव्या आपके सामने एक प्रॉपर मिसाल के तौर पर है कि अगर आप 1 नंबर से 2 नंबर से 3 नंबर से चूक जा रहे हैं, उनकर जाने की जरूरत नहीं, सफलता अगले ही कदम इंतजार कर रही होती है। बहुत बढ़िया है दिव्या। अच्छा ये बताएं कि ये एक सवाल मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आपका होता है, क्योंकि 10 बरस हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, तो कई बार बच्चे जब हमारे सफल छात्रों से मिलते हैं तो उनका सवाल होता है आपका टाइम टेबल क्या होता है पढ़ने का, कैसे पढ़ते थे? तो आप कुछ साझा करें, ये जो आपका पर्सनल टिप्स है, कैसे आप पढ़ती थी, आप क्या टाइम टेबल बना के पढ़ती थी कि बिना टाइम टेबल के पढ़ती थी, कैसे? अच्छा एक बात इनके उत्तर आने से पहले मैं अपने लैंग्वेज को बता देना चाहता हूँ, हर आदमी का अपना इंडिविजुअल टाइम टेबल होता है, जरूरी नहीं कि आप इनका वाला फॉलो करें, बट आप इनसे सुनिएगा जरूर। दिव्या आप साझा करें कि आपका कोई टाइम टेबल रहा है, पढ़ने का कोई शेड्यूल आपने बनाया, आपने कैसे पढ़ाई शुरू करी, जीएस जो इतना वास्ट है उसको कैसे अपनी छोटी सी खोपड़ी में समेटा गया, ऐसा कैसे हो, क्या तरीका रहा आपका, शेड्यूल क्या रहा, दिनचर्या जैसी कुछ बनाया आपने, क्या बनाया? सर एक्चुअली मैंने कभी टाइम टेबल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे बाउंड कर देगा। कि एक्चुअली इतना वास्ट होता है जीएस का सिलेबस कि अगर हमने पॉलिटी का टाइम टेबल बनाया कि 1 हफ्ते में हम खत्म करेंगे या 2 हफ्ते में खत्म करेंगे, तो सर एक वो ना एग्जॉस्शन वाली चीजें आ जाती हैं एक सब्जेक्ट पढ़ के। तो मुझे ये लगा कि मुझे जब जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन करता था मैं वो पढ़, और मुझे ऐसा लगता था कि इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता है। पहले 1-2 घंटे आप इंटरेस्ट से पढ़ाई करो, फिर फोर्सफुली कि नहीं हमें खत्म करना है, फिर वो पढ़ाई सही नहीं हो। मैंने जब भी पढ़ा तो अगर पॉलिटी मन किया, फिर पॉलिटी से अगर मैं बोर हो गई तो मैं हिस्ट्री उठा लेती थी, हिस्ट्री से बोर हुई तो मैं इकोनॉमी उठा लेती थी। तो इंटरेस्ट वाइज ही पढ़ाई की, टाइम टेबल वाइज नहीं की। मतलब मन के मत पे चली हो, असली खेल हाँ। यही है कि जिधर मन ले चले उधर ही ले चले। बहुत बढ़िया है। अच्छा मतलब अच्छा ये मेरा तो सवाल नहीं होता है, ये मेरे छात्रों का सवाल होता है जो अभी सफलता भी होती है, इतने घंटे पढ़ा जाए कि सिलेक्शन हो जाए, ये बड़ा गजब सवाल होता है। अगर इसका कोई आपके पास जवाब हो तो जरूर जवाब दें। आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस हो, मतलब ये दुनिया वाला नहीं, किताब वाला भी अपना। जी। पावर वाइज भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने आप को फोर्स नहीं करती थी सर, क्योंकि फोर्सफुली अगर मैं कुछ पढ़ती थी तो वो मुझे लगता था वो यूजफुल नहीं होता था, तो मैं अपने आप को बाउंड नहीं किया मैंने। बट आपकी तरफ बनाए थे कुछ कि इतने घंटे बहुत पढ़ना बढ़िया। है, या ऐसे क्वालिटी मैटर करती है मुझे लगता है। क्वालिटी मैटर इतना करती भी है, पढ़ना क्वांटिटी घंटे है। गिनना मैटर नहीं है। हाँ किसी दिन मन किया तो 4 घंटे पढ़ लिया, एक किताब उठाई, मन किया तो खत्म करके ही छोड़ा, और मन करा तो 2 पन्ने भी बंद करके छोड़ा। बहुत हाँ। बढ़िया। अच्छा जैसा कि आप जानती हैं कि इस समय, अच्छा हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो जान लें कि ये 2017 का एग्जाम क्वालिफाई कर चुकी हैं और उसमें फाइनल सिलेक्शन में है ट्रेजरी में, और 2018 के इंटरव्यू की तैयारी कर, तो किताबें अभी भी इनके साथ हैं और ये पढ़ती पढ़ाती रहती हैं। लेकिन एक सवाल और हमारे मन में आता है, वो ये है कि चूंकि आज के दौर में, पहले तो ये था कि हम लोग ऑफलाइन कहीं जाके कोचिंग कर लेते थे, लेकिन अब जैसा दौर है कि ऑनलाइन के सिवा कोई और चारा नहीं बचा, तो अब तो कंपल्सन है ऑनलाइन। लेकिन कभी जब आपने तैयारी की और आपको 2017 फाइनल सिलेक्शन में, क्या आपने ऑनलाइन मोड का सहारा लिया अपनी प्रिपरेशन में? हाँ सर, मैंने लिया था। कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीजें ऑनलाइन वीडियोस में काफी कंसोलिडेटेड वे में होती हैं। मैंने मृणाल के वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोस बहुत हेल्पफुल थे मेरे लिए, क्योंकि वो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत वास्ट भी होता है और उससे कम कम मार्क्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, तो मैंने उसके लिए वीडियोस के अच्छा यूपी यूपी के क्या करंट अन अफेयर्स अकेडमी, के लिए। क्या अन अकेडमी पर भी आपने कुछ क्लासेस ली? हाँ सर, मैंने क्लासेस तो नहीं, बट आंसर राइटिंग का तो मैंने उस पे एक अपने खुद से आंसर राइटिंग का मैं आंसर्स लिख के भेजती थी, तो वो पीयर ग्रुप में जो रिव्यूज होते हैं उससे हेल्प मिला था मुझे। अच्छा क्या आपको लगता है कि किताबों के साथ साथ, जैसे जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग उसको कह ले चाहे ऑनलाइन, या हमारे अकेडमी पर पढ़ाते स्टूडेंट्स से पढ़ते हैं, तो एक बच्चों के मन में सवाल होता है कि सर के बने बनाए नोट्स काम आएंगे या
अपने मन से बनाए नोट्स काम आएंगे? आपका क्या अनुभव है? कहीं बना बनाया मैटर मिल जाए ये हेल्पफुल होता है, या आप अपनी मेहनत से नोट्स बनाते हैं ये हेल्पफुल? आपके हिसाब से आपकी राय क्या है इस बारे में? सर मेरे हिसाब से कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं होना चाहिए। सर हमें बेसिकली हमारा मेन एम ये होना चाहिए कि हम कम से कम टाइम में मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ाई करें। तो अगर आपके पास सर के नोट्स हैं तो आपको जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, वो टाइम वेस्ट होंगे। आप उन्हीं नोट्स को रिवाइज करें, वो बहुत अच्छे से अगर सर ने बनाया तो वो एक्सपीरियंस्ड होंगे, उन्होंने कुछ सोर्सेस से मिला के बनाए होंगे, तो मुझे लगता है आप उससे करें। बट अगर सर के नोट्स नहीं अवेलेबल है, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम करंट दृष्टि को बोलो कॉल ना करे, कई बार फ्रैगमेंटेड वे में अवेलेबल होता है, तो उस टाइम मुझे लगता है कि हमें नोट बना लेने चाहिए। हेलो, हाँ, अब बीच में थोड़ी सी आवाज आपकी मिस हुई थी। हाँ सवाल सर, ये है कि मैं ये से कह हम रही थी पढ़ते हैं उनके नोट्स तो हम ऑब्वियसली बना लेते हैं, या अपने मन से बना लेते हैं। कई बार बच्चे अपने टीचर के अलावा बस प्रिंटेड मैटर की ओर भागते हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? कि अगर कोई प्रिंटेड मैटर जिसके जैसे आप टीचर के वे से परिचित होते हैं, जैसा वो पढ़ा रहे हैं, तो आप नोट्स बनाते हैं तो वो आपके दिमाग में जाते हैं, लेकिन क्या कोई प्रिंटेड मैटर बस छपा किसी भी टीचर का, किसी भी नामी गिरामी टीचर का मिल जाए बना बनाया नोट्स और आप उससे परिचित न हो, तो वो ज्यादा हेल्पफुल होता है या टीचर के माध्यम से स्वयं बनाना? ये मेरा सवाल था। सर आइडियली तो सर मुझे ऐसा आइडिया नहीं है, मैंने कभी ऐसे बाहर से अच्छा, नोट्स खरीद के तो नहीं पढ़ाई की है। नहीं पढ़ा। बट मैंने अपना ये देखा है कि अगर आपकी कोचिंग के नोट्स है जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो, और जहाँ तो वो पढ़ाई नोट्स बहुत यूजफुल होते हैं, वो yes, यूजफुल होते हैं, उनके लिए अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है। दैट मीन कि जो भी मैटर हम क्रिएट करें उसमें सेल्फ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। थोड़ा सा होना चाहिए सर, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। प्लस करंट अफेयर्स में अपने से अगर आप उसको, और करंट अफेयर्स बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड वे में अवेलेबल होता है, तो अगर आप खुद से ऑर्गेनाइज करके कर लें तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा, करंट अफेयर का एक सवाल हमारे बच्चों की ओर से जनरली होता है कि ये करंट अफेयर आखिर कैसे तैयार करें? कुछ लोग बता देते हैं 6 महीने का पिछला पढ़ लो, 3 महीने का पढ़ लो। आपकी क्या राय है, करंट अफेयर को सिस्टमेटिक वे में कैसे तैयार किया? आपने कैसे किया वो स्ट्रेटजी? सर करंट अफेयर्स के लिए तो सबसे पहले हमें ये देखना है सिलेबस। सिलेबस जो भी है यूपीएससी का, अब तो यूपीपीसीएस भी सेम हो गया, वो सिलेबस माइंड में एकदम से माइंड में बैठा होना चाहिए। उसके बाद से जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ें, किसी भी सोर्स से पढ़ें, ये कोशिश करें कि वो यूजफुल हो, वो अपने माइंड में रखिए कि आप कहाँ उसका यूज कर सकते हैं। और अगर आप विजन आईएएस के पढ़ रहे हैं तो उसमें तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आप विजन आईएएस। बट अगर आप 2-3 सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, इनसाइट्स के भी पढ़ रहे हैं, विजन के भी पढ़ रहे हैं, या हिंदू भी पढ़ रहे हैं, तो आप 4 जीएस पेपर्स कर लीजिए, 4 कॉपीज ले लीजिए, GS1, GS2, GS3, GS4, और जो भी रिलेवेंट है वो आप सेग्रीगेट करके टॉपिक वाइज नोट्स बनाएं, वो बहुत यूजफुल होंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, जो अभी संघर्ष में है, जो इस राह में है कि तैयारी कर रहे हैं, अभी एक भी सिलेक्शन का स्वाद नहीं चखा है, उनके बारे में आपकी तरफ से कोई 2 शब्द हो जरूर कहें, और इसके बाद हम लोग हाँ सर, अभी तो सबसे पहले मेरे माइंड में यही आता है कि कोरोना का टाइम है, बहुत अनसर्टेनिटी है। बच्चे ये सोच रहे होंगे कब एग्जाम होगा, कब रिजल्ट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। बट मैं एक बात बताऊं, यूपीपीसीएस में बहुत बार ऐसा हुआ है जब मेंस 3-4 बार टला, और वो कोरोना का टाइम भी नहीं था। ये 2017 मेंस ही हमारा 3 बार टला था, प्री टला था 2 बार। तो फिर भी हमें ये था कि नहीं, एग्जाम तो होगा ही होगा, कभी ना कभी तो होगा। तो वो आप गिव अप मत कीजिए कभी। और अगर आपको थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो आप जीएस के और भी एग्जाम्स होते हैं, वो आप पैरेलली दे दीजिए, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और उससे कोई आपके जीएससी स्ट्रांग होगी। मैंने ऐसा इसीलिए किया था, और फिर मैंने बीपीएससी के साथ में देना स्टार्ट किया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, बट मेरा मेन पर्पस यही था कि मैं फ्रस्ट्रेट और गिव अप वाले वो चीजें ना आए माइंड में, तो मैं एग्जाम पैरेलली, कब होगा इंतजार कर रहे हाँ हैं। इसलिए।
तो मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ जाती है एग्जाम्स अगर की, जब यूपीपीएससी की फ्रीक्वेंसी बढ़ प्रिपरेशन, जाती है। बहुत बढ़िया, अगर यूपीपीएससी की प्रिपरेशन चल रही है तो साथ में अदर स्टेट के एग्जाम देने से फायदा मिलता है। हाँ हाँ सर, और अदर स्टेट हम, मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप राजस्थान दीजिए या एमपी, क्योंकि उनके सिलेबस काफी अलग हो जाते हैं। बट बिहार और भी, या जो भी पास पास के जिनका सिलेबस हम्म। मैच करता हो वो आप दे सकते हैं आराम से, ऐसी चीजें। बहुत अच्छा लगा दिव्या आपसे ये बातचीत करके, और हमें उम्मीद है कि जो हमारे दर्शक, जो हमारे स्टूडेंट, जो हमारे छात्र इस इंटरव्यू को देखेंगे, उन्हें दिव्या से प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या, हम थैंक यू सर। अनअकैडमी टीम को समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। वेलकम। अच्छा।